अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिजाब मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है। कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसला को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी मजलिस आमला की मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इत्तेफाक राय से फैसला कर लिया है। कल यानी 27 मार्च को हिंदुस्तान के शहर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला की मीटिंग हुई, जिसमें कई सारे उमूर पर बातचीत हुई। दूसरे कवानीन का भी तस्करा किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से भी बोर्ड ने बातचीत की। खास तौर पर बोर्ड ने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ गलत है और बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा जाएगा। इसी मीटिंग में मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी के लेटर का भी तस्करा हुआ। उनके खिलाफ कार्रवाई की भी कुछ लोगों ने बातचीत की, लेकिन क्या कुछ हुआ, किस तरह की गाइडलाइंस तय की गई, आगे हम वीडियो में तफसील से बातचीत करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज जारी की गई है। बोर्ड हिंदुस्तानी मुसलमानों का सबसे बड़ा और मुश्तरका इदारा माना जाता है। बोर्ड पर कई तरह का सवाल भी उठता रहा है, लेकिन बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जाता है कि जो आइली मसाइल हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ से ताल्लुक़ रखते हैं, सिर्फ उस पर ही यहाँ चर्चा होगी। उसके अलावा किसी और एजेंडा पर यहाँ कोई चर्चा नहीं हो सकती। हालांकि महमूद प्राचार और मौलाना सज्जाद नुमानी और ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि बोर्ड अपने दायरे को बढ़ाए। जो मुसलमानों को समाजी तौर पर हिंदुस्तान में दबाया जा रहा है, सियासी तौर पर दबाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के वाक़ात पेश आ रहे हैं, इन सब मुद्दों पर भी बोर्ड कोई हिकमत अमली अपनाए, लेकिन बोर्ड की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया है। और इसी वजह से बोर्ड के कई अरकान बोर्ड के बाहर खुलकर बोलते हैं, बोर्ड की मीटिंग में भी इस पर बातचीत करते हैं। बहरहाल हालिया जो मामला है वो है हिजाब तनाज़ो। कर्नाटका कोर्ट में हिजाब का मामला पेश आया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान पर इल्ज़ाम लग रहा था कि उन्होंने उन लड़कियों से कोई बातचीत नहीं की, कोई राब्ता नहीं रखा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी कोई टीम वहाँ तक नहीं भेजी। यहाँ तक कि अभी तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास कोई भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं है कि कर्नाटक के उर्पी में क्या हुआ था, हिजाब तनाज़ो कैसे शुरू हुआ था, मुस्लिम बच्चियों ने क्या क्या स्ट्रगल किया था, फिर क्यों वो कर्नाटका हाई कोर्ट पहुँची थी। बहरहाल जब कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि शरीयत में मुदाखलत है। उसके बाद एक और प्रेस रिलीज आती है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल है, वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अब आमला की मीटिंग में बाज़ाब्ता इस पर मेहर लग गई है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ेगा। एक पिटीशन फाइल की जाएगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और 2 पिटीशन ऑलरेडी 2 खातून मेंबर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। और भी कई लोगों ने इस मामले को दायर किया है। कई गैर मुस्लिम खातून की तरफ से भी मुकदमा दायर करने की तैयारी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि शरीयत के खिलाफ है हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी मीटिंग में कर्नाटका हाई कोर्ट से यह भी अपील की है कि जब तक हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, कर्नाटका हाई कोर्ट को चाहिए कि वो मुस्लिम बच्चियों के स्कूल में बाहिजाब होकर या स्कार्फ पहनकर तालीम हासिल करने की इजाज़त दे। लेकिन कर्नाटका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनने की वजह से इम्तहान देने से रोका जा रहा है। जिन मुस्लिम बच्चियों ने इस मामले को उठाया था, जिन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, उन्हें स्कूल में दाखिल होने की परमिशन ही नहीं, उन्हें इम्तहान तक नहीं देने गया है। जिन लोगों ने पिछले दिनों कर्नाटका बंद का ऐलान किया था स्टूडेंट्स ने, उन्हें भी एग्ज़ाम हॉल में बैठने नहीं दिया गया था। बहरहाल लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 27वीं मीटिंग थी। उसमें ये एक तरह से जो रेजोल्यूशन है, करारदाद पास की जाती है बोर्ड की मीटिंग में। तो ये रेजोल्यूशन पास की गई कि मजलिस आमला का एहसास था कि उर्दू स्कूल की तालिबात के हिजाब के मसला पर कोर्ट का फैसला न सिर्फ ये कि दस्तूर हिंद की दफ़ा 15 यानी मजहब, नस्ल, जिन, ज़ात और जाय पैदाश की बुनियाद पर तफरीक़ व इम्तियाज़ की नफ़ी के ख़िलाफ़ है, बल्कि दस्तूर हिंद की दफ़ा 14, 19, 21 और 25 के भी ख़िलाफ़ है। मुल्क का दस्तूर मुल्क के हर शहरी के साथ जीने का हक़ और हर एक को शख्सी आज़ादी का इख्तियार देता है। आमला का एहसास है कि फ़ैसला न सिर्फ शख्सी आज़ादी के मुनाफी है, बल्कि मजहबी व सकाफ़ती आज़ादी के हक़ को भी सल्ब करता है। आगे इस प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि मजलिस आमला ने इस बात पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया कि फ़ैसला मुस्लिम तालिबात की तालीमात के हक़ को भी मुतासर करेगा। फ़ैसले ने मुस्लिम तालिबात के सामने सवाल भी खड़ा कर दिया कि वो तालीम और हिजाब में से किसको तरजीह देगा। कि इस फ़ैसला का ताल्लुक़ कर्नाटक
कर्नाटक के कॉलेज से है, लेकिन मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ था और अब इससे कर्नाटक के तमाम स्कूलों, जूनियर कॉलेजों और बोर्ड के इम्तहानात तक वसी कर दिया गया है, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक। बहरहाल एक लंबी प्रेस रिलीज़ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स उर्दू की वेबसाइट पर जाइए और उस पूरी प्रेस रिलीज़ को आप पढ़िए। इस प्रेस रिलीज़ में मजलिस आमला की तरफ से ये भी कहा गया है कि उत्तराखंड की हुकूमत ने यूनिफॉर्म को लेकर के एक मसवदा तैयार करने का हुक्म जारी किया है, जो गलत है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक को अपने मज़हब पर, अपनी तहज़ीब पर, अपनी सकाफ़त पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल। मुख्तलिफ़ तहज़ीब, नस्ल, ज़ात के लोग यहाँ रहते हैं। बहरहाल ये ख़बर है कि उत्तराखंड की हुकूमत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ कदम बढ़ा दिया है और उसका एक मसवदा तैयार करने के लिए कमेटी भी उत्तराखंड की मौजूदा बीजेपी सरकार ने तश्कील दे दिया। आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। तो ये 2-4 मुद्दे थे जो मजलिस आमला की मीटिंग में सामने आए। एक और मुद्दा मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का था। पिछले दिनों 4 पेज का मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने बोर्ड के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को लिखा था। उस ख़त में मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा था कि मेरे ताल्लुक़ से या हमारे आपके ताल्लुक़ से कई चीज़ें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है। मैं जवाब देना चाह रहा था लेकिन नहीं दे सका, लेकिन जब बात सोशल मीडिया के ज़रिए आई है तो मैं भी आप तक बात सोशल मीडिया के ज़रिए यानी ओपन लेटर के ज़रिए पहुँचा रहा हूँ। उस ख़त में मौलाना सज्जाद नुमानी ने लिखा था कि जो इंस्टीट्यूट है, भारत के जो इदारे हैं, अब वो गैर जानिबदार और आज़ाद नहीं रह गए हैं, बल्कि सरकार की मर्ज़ी के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अब मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार नहीं रह गया है। हिजाब के ताल्लुक़ से सबसे ज़्यादा मौलाना नुमानी ने उस ख़त में तशवीश का इजहार किया था। एक तरह से मौलाना सज्जाद नुमानी चाह रहे थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुरानी रिवायतों से हट करके कि कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे, वकीलों को लाएंगे, इनसे हट करके सड़कों पर उतरे, कोई मजबूत हिकमत अमली बनाने, कुछ कहना चाह रहे थे आम रवायतों से हट करके। क्या कहना चाह रहे थे मौलाना सज्जाद नुमानी, वो उस ख़त से वाज़ेह नहीं होता है। कभी अगर उनका इंटरव्यू करने का दोबारा मौका मिला, आजकल मौलाना से रब्ता भी नहीं हो पा रहा है, शायद वो बीमार हैं, तो रब्ता करने की मैं कोशिश करूँगा और पूछूँगा कि मतलब क्या था, वो चाहते क्या है कि बोर्ड किस तरह काम करे। जैसे महमूद पराचा साहब हैं, वो अक्सर कहते हैं कि बोर्ड को चाहिए कि दूसरे समाजी सियासी मसाइल को अडोप्ट करे, तभी बोर्ड की मौजूदा दौर में अहमियत महसूस की जाएगी, वरना मुसलमानों का मुश्तरका इदारा होने का कोई मतलब नहीं हो जाता। जो दूसरे इदारे हैं उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। बहरहाल मौलाना सज्जाद नुमानी के इस ख़त की वजह से लोगों में बेचैनी थी। पहले नबी के लोगों ने सवाल किया था कि बोर्ड के रुकन होकर के बोर्ड के बाहर क्यों एतराज़ कर रहे हैं, क्यों बोर्ड की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें कुछ कहना था तो खामोशी के साथ बोर्ड की मीटिंग में कहना चाहिए था। ये जो लखनऊ में मीटिंग हुई, इस पर कुछ लोगों ने कहा कि मौलाना सज्जाद नुमानी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि इस मामले को दबा दिया जाए। बहरहाल ये बातें कई बोर्ड के अरकान से मैंने मालूम की। सब लोगों ने कहा, ये भी कहा कि मेरा नाम किसी से मत लीजिएगा, मेरा नाम नहीं बताइएगा। ये भी कहा गया कि बोर्ड के अरकान को ताकीद की गई है कि बात बोर्ड में ही रहे, बोर्ड के बाहर ना जाए। कोशिश ये की जा रही है, लोगों ने मशवरा बोर्ड को दिया है कि बोर्ड एक गाइडलाइंस जारी करे, रहनुमा उसूल जारी करे कि इस दायरे में रह करके ही आप बोर्ड के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं। इस दायरे से अगर तजावुज़ करके आप बोर्ड के ख़िलाफ़ बोलेंगे, गुफ्तगू करेंगे, बोर्ड पर तनक़ीद करेंगे तो आपकी रुकनीत ख़त्म कर दी जाएगी। ऐसी भी बातचीत बोर्ड की मीटिंग में हुई, लेकिन बोर्ड ने फ़िलहाल अपनी प्रेस रिलीज़ में इसका कोई तस्करा नहीं किया है और अरकान को हिदायत दी गई है कि वो इस सिलसिले में बाहर बातचीत ना करें। मौलाना सज्जाद नुमानी इस मीटिंग में शरीक नहीं हुए। उन्होंने ख़त लिख करके इंतज़ामिया को मुत्तला किया कि मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं इस मीटिंग में शरीक नहीं हो सकता हूँ। बोर्ड को कई दूसरे लोग बाहर से भी मशवरा दे रहे हैं और जैसे हिजाब तनाज़ुर का मामला आया है, पिछले दिनों प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया, मारूफ दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सही फैसला है, लेकिन जाने से पहले उन्हें वकला की, एक्सपर्ट की एक मीटिंग बुलानी चाहिए, टीम तैयार करनी चाहिए और उनके साथ
मशवरा करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में किस रुख पर बहस करनी है, क्योंकि उमूमन ये होता है कि कोर्ट में जिस रुख पर लॉयर्स वकला बहस करते हैं, जजेस भी उसी के मुताबिक चीज़ों को लेते हैं और फिर वो फैसला करते हैं। चुनांचे उनका मशवरा था कि फैज़ान मुस्तफ़ा इन दोनों बड़े मकबूल हैं, माहिर कानून के हैसियत से जाने जाते हैं, उनकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो उन्हें साथ लेना चाहिए। महमूद पराचा हो गया, जो दूसरे माहिर कानून एक्सपर्ट हैं, उन सब को चाहिए कि या इंटेलेक्चुअल की एक मीटिंग भी करनी चाहिए, सबको साथ लेकर के एक गुफ्तगू हो कि बोर्ड किस रुख पर गुफ्तगू करे, किस तरह बातचीत करे। यानी वो इंटेलेक्चुअल लॉयर्स जो बोर्ड के मेंबर हैं और वो लोग जो बोर्ड के मेंबर नहीं हैं, बोर्ड के बाहर हैं, उनको भी चाहिए कि बोर्ड अपने साथ बैठा है, उनसे बातचीत करे। और ये मशवरा अगर कोई दे रहा है तो गलत नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी मिल्लत का इदारा है। भले ही कुछ लोग उसकी नुमाइंदगी करते हैं, कुछ लोग उसके मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन है पूरी मिल्लत का इदारा। तमाम लोगों को उससे हमदर्दी है, तमाम लोगों की उसमें दिलचस्पी है। लिहाजा जो लोग मेंबर हैं सिर्फ उनके साथ मशवरा करना, बाहर के लोगों को मीटिंग में शरीक ना करना, उन्हें ना बुलाना, उन्हें दावत न देना, उनसे दूरी इख्तियार करना और या ये कह देना कि वो हमारे मिजाज से मेल नहीं रखते हैं या हमारे हम ख्याल नहीं, है गलत बात होगी। जब मिली मफाद है तो मिल्लत के मुश्तरका चेहरों को भी शामिल करना चाहिए, तंजीम का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा मशवरा दिया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि सारे एक्सपर्ट को, माहिरीन को जमा किया जाए और उनके साथ गुफ्तगू की जाए कि किस रुख पर, किस नहज पर बहस की जाए, क्योंकि हिजाब का मसला सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया का और पूरी मिल्लत इस्लामिया का मसला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इससे पहले लगातार कई बड़े मसलों में शिकस्त का या हार का सामना करना पड़ा है। बाबरी मस्जिद केस का फैसला हाल ही में आया, जिसमें तमाम दावे तस्लीम किए गए, उसके बावजूद फैसला मुसलमानों के हक़ में नहीं सुनाया गया। उससे पहले 3 तलाक़ का मामला था जो फैसला मुसलमानों के हक़ में नहीं सुनाया गया। इससे पहले एक और मामला था नानो नफ़क़ा का, शाबानो केस का, उसमें भी फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हक़ में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया था। तो इससे लोगों का ही मुतालबा है कि इस बार बोर्ड ने जब फैसला ही कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। एक और बात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक़ से हम लोग बातचीत करते हैं, कई मरतबा बोर्ड के लीडर्स क्या कहते हैं उसके वर्जन को लाना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती। और वजह यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास इन दिनों कोई तर्जमान नहीं है। पिछले दिनों हैदराबाद में एक इजलास हुआ था और उसके बाद ही मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त ज़िंदा थे, उन्होंने 2 लोगों को बोर्ड का तर्जमान मुकर्रर किया था, एक मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी को और दूसरे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को। कुछ दिनों बाद मौलाना सज्जाद नुमानी ने तर्जमान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी अकेले तर्जमान रहे, लेकिन अब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी मौलाना वली रहमानी की वफ़ात के बाद ख़ुद सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। तर्जमान का ओहदा खाली है और कोई तर्जमान नहीं है। मीडिया के अरकान, सहाफ़ी चाहते हैं किसी तर्जमान से बातचीत करना, उनकी बाइट लेना, उनके वर्जन को जानना, लेकिन कोई उन्हें दस्तयाब नहीं है। ख़ुद मुझे भी मेरे कई सारे जर्नलिस्ट जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, अंग्रेज़ी अखबार में, टीवी चैनलों में, वो चाहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान से बातचीत करें, लेकिन कोई है नहीं जिस वजह से बातचीत नहीं कर पाते हैं, सही वर्जन सामने नहीं आ पाता है। तो मेरे ख्याल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए और अपना कोई स्पोक पर्सन उन्हें मुतय्यन करना चाहिए कि कौन उसका स्पोक पर्सन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना सलमान नदवी, ये दोनों नाम भी तनाज़ुर से लाजिम व मलज़ूम है। 2018 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकनीत से मौलाना सलमान नदवी को हटा दिया गया था। वजह थी वो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की वकालत कर रहे थे। जो कुछ हुआ 2018 में हुआ, वो रुकन नहीं है, लेकिन जब से वो रुक नहीं है, लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ख़िलाफ़ वो बोलते रहते हैं, तरह तरह के मशवरे देते रहते हैं, ऐसे मशवरे जिनको सुनते ही हर कोई रिजेक्ट कर देता है। हाल ही में उन्होंने 20 मिनट की एक वीडियो बनाई अपने यूट्यूब चैनल पर। वैसे जब से वो बोर्ड से हटे हैं, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है और एक आलिम दीन मारूफ मुकर्रिर के साथ साथ एक यूट्यूबर की हैसियत से भी अब वो जाने जाते हैं। बहरहाल यूट्यूब पर उन्होंने 20 मिनट की वीडियो बनाई और 20 मिनट की वीडियो में उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नया सदर मौलाना अरशद मदनी को बनाया जाना चाहिए और मौलाना सज्जाद नुमानी को सेक्रेटरी जनरल बनाया जाना चाहिए। मौलाना सलमान नदवी ने मशवरा दिया, उनके मशवरे को लोगों ने रिजेक्ट किया, कई तरह की बातें की, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया, क्या सोच कर दिया। अच्छा, उस 20 मिनट की वीडियो को आप सुनेंगे तो दिल करे तो सुन लीजिएगा। उसमें मौलाना अरशद मदनी की इस हवाले से तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की है, RSS के रहनुमाओं से मुलाकात की है, ये उनका अच्छा कदम है। डायलॉग वो कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, RSS और मुस्लिम लीडरों के दरमियान। लिहाजा अगर वो मुस्लिम पर्सनल
पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर बनते हैं तो ये काम आगे बढ़ेगा, हिंदू मुसलमानों के दरमियान दूरियां कम होगी, आरएसएस और मुसलमानों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। इस बुनियाद पर मौलाना अरशद मदनी डिज़र्व करते हैं कि वो बोर्ड के सदर बनाया जाए, ऐसा मौलाना सलमान नदवी कह रहे हैं। ये वजह बता रहे हैं, मौलाना सज्जाद नुमानी को सेक्रेटरी जनरल बनाने की भी वो तारीफ़ कर रहे हैं और उसकी रीज़न बता रहे हैं। बहरहाल लोगों ने उसको फ़ौरन ही रिजेक्ट कर दिया है। क्यों ऐसा मशवरा दिया उन्होंने, या फिर इसको बता सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग की कुछ अहम बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की। आखिर में एक और बात का तज़किरा कर दें, आरएसएस के कुछ न्यूज़ पोर्टल्स या कुछ जगहों से खबर आ रही थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला की मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी की सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत होगी कि उनकी सियासी हिकमत अमली को कैसे कामयाब बनाया जाए। हालांकि एक फेक खबर थी, फर्जी न्यूज़ थी, न तो ये मामला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला की मीटिंग के एजेंडा में शामिल था, न ऐसी कोई बातचीत थी। कुछ लोगों ने एक वायरल न्यूज़ यानी फर्जी न्यूज़ को चलाया था और जिसको कई मुसलमानों ने भी इधर से उधर शेयर किया। कई उर्दू के न्यूज़ पोर्टल ने भी इस खबर को अपनी यहाँ जगह दे दी। हालांकि सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं और बोर्ड के अरकान ने, ज़िम्मेदारों ने इसकी सख्ती से तरदीद की है। और ख़ुद असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन है, मजलिस आमला के भी मेंबर है, वो इस मीटिंग में शरीक भी नहीं रहे। तो ये पूरा मामला है। देखिए आगे क्या होता है। मजलिस आमला की जो तफसील थी वो हमने आपसे बताई है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और हमें मजबूत बनाने में हमारी मदद कीजिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com